अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपकी खिदमत में आज हाज़िर हैं हम क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन हम शामिल करेंगे। सर, मैं अक्सर सुना है कि सुबह के वक्त इंसान उठकर फ्रेश होता है, लेकिन मैं जब भी सुबह जल्दी उठता हूँ तो ज़हन खाली सा होता है और फ्रेश नहीं होता। अगर थोड़ा देर से उठ जाऊँ फिर सही होता है। सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ गया होगा। ये इंसान का जो बॉडी क्लॉक है उसकी वजह से ऐसा होता है। अगर आपने कोई भी रूटीन फॉलो कर ली स्ट्रिक्टली 21 डेज़, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। यानी हमारा उठने, सोने, जागने और खाने-पीने का निज़ाम हमारे बॉडी क्लॉक, हमारे होमोस्टेसिस के निज़ाम के थ्रू चलता है। तो जब हम उसमें कोई बगाड़ ले आते हैं, कोई आदत बना लेते हैं, सुबह देर तक सोने की आदत बनाएँगे, तो आपको जल्दी उठ के फ्रेश फ़ील नहीं होगा। और जब आप कुछ दिन अपनी तबीयत के, अपनी रूटीन के ख़िलाफ़ जाकर चीज़ों को फ़िक्स करेंगे, ठीक करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। जी, दूसरा क्वेश्चन शामिल करेंगे। नाक में ऑयल डालने से, आई मीन टू से दैट बेली बटन में ऑयल डालने से क्या नफ़सियाती बीमारियाँ, इससे बचा जा सकता है या मिथ है ये? ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी वगैरह से, या मिथ है ये? जी, ये एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा-सा हट के है, लेकिन आम तौर पे बेली बटन में ऑयल लगाना जो है, इसके कुछ फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसको ऐसे बिल्कुल कह देना कि डिप्रेशन जाता रहेगा, ये कोई सही बात नहीं है। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में होता है, अभी पैदा नहीं हुआ होता, तो वो खुराक कहाँ से ले रहा होता है? तो बेली बटन के ज़रिए वो माँ के साथ अटैच होता है। तो इसलिए अगर ये हुक्मा, हकीम हज़रात इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करवाते हैं कि आपका गला ख़राब है, नाक बंद है, साँस का इश्यू है, तो बेली बटन को अगर ऑयल लगाया जाए, तर किया जाए, तो वो पूरी बॉडी को, जैसे मशीन को ग्रीस देना होता है ना, ऑयल लगाना होता है मशीन को, मशीन के पुर्ज़े जब काम करना छोड़ देते हैं, इसी तरह से इंसान के लिए वो काम करता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, एक इश्यू है दोस्त साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं आपको पहले बताता चलूँ कि अक्सर क्लाइंट इस तरह से शुरुआत करते हैं कि हमारे एक फ़लाँ दूर के रिलेटिव को ये इश्यू है, हमारे एक दोस्त को ये इश्यू है। एक्चुअली इश्यू उनका अपना होता है और वो झिझक कर रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं। चलें, हो सकता है कि ये अपने इस इश्यू में कामयाब हो जाएँ। हो सकता है कि ये इनका ज़ाती इशू हो। अगर दोस्त का भी है तो पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। सर, एक इशू है दोस्त साथ, उसकी एंगेजमेंट हुई है गाँव में। गाँव में ही उसके रिलेटिव्स के यहाँ। लड़के की एज है 26 ईयर्स और लड़की 18 या 19 की होगी आई थिंक। सर, लड़की दोस्त को ज़रा सीरियस नहीं ले रही। अब ये जो जुमला है ना, ज़रा सीरियस नहीं ले रही, क्या वो सीरियस ले? लड़कों की साइकी ये है कि जुम्मा-जुम्मा 4 दिन नहीं हुए होते, एंगेजमेंट हुई है या अभी बात चल रही है, तो उनके मज़ाज की जो तेज़ी है कि मैं जान लूँ इसके बारे में, जबकि लड़कियाँ इस मामले में स्लो होती हैं, वो थोड़ा सब्र से काम लेती हैं। होता क्या है, इनकी तेज़ी के बायस फिर ये तवक्को लगाते हैं और इस तरह के दोस्त अहबाब परेशान करते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है, हमें लगता है कि वो किसी और को पसंद करती होगी, तुम्हें तो वो ज़रा नहीं बुलाती, तुम्हें तो भाव ही नहीं देती, तुम्हारे तो कॉल भी नहीं अटेंड करती, मैसेज का जवाब भी नहीं देती। तो ये चीज़ सरासर गलत है कि आप अपने मूड की, मिजाज की तेज़ी को उस पे थोप दें कि वो क्यों ऐसा कर रही है। आपको खुश होना चाहिए कि वो ऐसा कर रही है, आपसे अवॉइड कर रही है। सर, लड़की दोस्त को ज़रा सीरियस नहीं ले रही, जैसा कि इस रिश्ते के बाद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एंगेजमेंट के बाद रिश्ता कैसा होना चाहिए? लाड़ियाँ होनी चाहिए? किस कदर होनी चाहिए? अगर कोई जवाब नहीं दे रहा, तो वो बहुत सी गलतफ़हमियों से बच जाता है। बहुत से रिलेशंस इस राब्ते की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार हो जाते हैं और फिर मसाइल आते हैं। दोस्त परेशान है और एक और बात कि लड़की को जब शादी का बोला जाता है, तो वो कहती है कि अभी 2 साल नहीं करवानी। ज़ाहिर है, जब जो 18-19 साल की लड़की है, जो भी कॉलेज में जाती है, पढ़ती है, स्कूल में जाती है, तो वो अगर 2 साल क्या 5 साल भी कहे तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये हज़रात एक शक की निगाह से देख रहे हैं, कहीं उसे कोई और पसंद ना हो, कहीं ऐसा ना हो। और कुछ लोग तो सेल्फ एस्टीम लो कर देते हैं, वो खुद सोचते हैं कि मुझे लगता है वो मुझे पसंद ही नहीं करती। वो कहती है कि जब मेरा दिल करेगा मैं तब करवाऊँगी, और हाँ, मेरे घर वाले मानते हैं जब दिल चाहा हो जाएगी। बिल्कुल सूटेबल आंसर है, जब दिल हुआ, जब घर वाले मानेंगे, हो जाएगी शादी। तुम क्यों इतने अतौले हुए जा रहे हो? आपसे ये पूछना था कि इसमें लड़की किस पोज़ीशन में है? ये देखें, नजूमीपन शुरू हो गया ना, उसका क्या करैक्टर हो सकता है? फ़ौरी तौर पे करैक्टर पे आ गए ना, दिखा दी ना अपनी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, करैक्टर उसका अच्छा नहीं है, मान लिया, तो क्या आप अच्छा कर लोगे? आपने क्या सोच के एंगेजमेंट की है? ठीक है, आपकी फैमिली की है वो लड़की,
आपने एंगेजमेंट की है, सब्र से रहें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा गुमान करें। फ़ौरन ही करैक्टर पे आ गए कि वो मुझे भाव नहीं दे रही, तो क्या उसका? आप ज़रा खुद सोचें, अगर वो आपसे आपको भाव दे, आपको मैसेजेस के जवाब दे, कॉल करे, तो फिर उसका करैक्टर बिल्कुल ठीक है आपके अकॉर्डिंग। और अगर वो भाव ना दे, तो उसके करैक्टर पे बात आ गई। ये तो क्या बात हुई? ये वो क्या चाहती है या वो क्या चाहती है इस स्टेज पे? ये देखें, ये उसके ज़हन के, दिल के अंदर झाँकना चाहते हैं। जबकि मर्द का काम है कि वो मोहब्बत दे, कदर दे, इज़्ज़त दे, जानना नहीं चाहिए, ठीक है? औरत को ऐज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, मोहब्बत, शफ़क़त देनी चाहिए। अगर आप उसके ख़यालात के पीछे की चीज़ें जानना चाहोगे, तो आप एक दिन भी उसे नहीं रख पाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको जानना नहीं, खोज नहीं लगानी, अगले के दिल की, अगले के ज़हन की। अगर आपके ज़हन की, दिल की खोज कोई लगाए, आपको पता है आपके ज़हन और दिल में क्या निकलेगा? कहाँ मुँह छुपाओगे फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल करेंगे। सर, क्या हम एंग्ज़ायटी वाले वापस वैसी ही फ्री लाइफ़ में आ सकते हैं या सब ख़त्म हो सकता है? वो चाहते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, एंग्ज़ायटी कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है। अगर आप इसको फ़ॉलो करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ अपनाएँगे, ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करेंगे, अपनी साइकोथेरेपी करवाएँगे, अगर ज़रूरी हो तो मेडिकेशन भी करेंगे, तो एंग्ज़ायटी जो है वो ठीक हो जाएगी। आप पहले से भी ज़्यादा भरपूर ज़िंदगी जियोगे। आपको पता है, बहुत से थ्योरिस्ट, साइकोलॉजी के बहुत से जो थ्योरिस्ट हैं, वो खुद मेंटल हॉस्पिटल एडमिट रह चुके हैं। इसीलिए तो वो बड़े थ्योरिस्ट बने, इसीलिए तो उनको ज़हन के अंदर की चीज़ें पता चलीं। इसीलिए तो उन्होंने थ्योरीज़ दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया बीमारी को, खुद उस माहौल को एक्सपीरियंस किया। जिस तन लागे वही जाने, तो उस तन लगा, तो उन्होंने फिर ही थ्योरीज़ दी और फिर वो थ्योरीज़ इतनी कामयाब हैं, वो तरीका इलाज इतने कामयाब हैं कि मायूस नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपके वीडियोज़ देखता रहता हूँ, माशाल्लाह बहुत से लोगों की मुश्किल आसान बना रहे हैं। सर, मेरा भी एक मसला है। पर सर, पहले मुझे ये जानना है कि अगर कोई शख्स डिप्रेशन का पेशेंट है और एंग्ज़ायटी और हर टाइम उल्टी सोचें, तो ऐसा शख्स कैसे शादी करे, बच्चे और बीवी पाले और सँभाले? जबकि डिप्रेशन की दवाइयाँ इंसान को नामर्द बना देती हैं, और शादी ना करे तो ज़िंदगी कैसे गुज़ारे, पहाड़-सी ज़िंदगी अकेले में। अच्छा, ये जो मिथ है कि साइकोलॉजिकल ड्रग्स इंसान को नामर्द बना देती हैं, ये ये सोच गलत है। ठीक है, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो आप उस तरह से फ़ील नहीं करते, आपकी फ़ीलिंग्स जो हैं, और जब आपको कोई मेडिसिन्स जारी की जाती हैं, तो आपके जो फ़ीलिंग्स हैं, आपके जो लेवल्स हैं केमिकल्स के, वो किसी और सतह पे जाते हैं, तो आप ये चीज़ महसूस नहीं करते। ये डिप्रेशन के बायस आप नामर्द फ़ील कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेडिसिन के इफ़ेक्ट ऐसा करेंगे। हो भी सकता है, लेकिन इस कदर ज़्यादा नहीं। अगर कोई आपको डिप्रेशन की मेडिसिन देगा, तो वो साथ में आपको ताकत की मेडिसिन्स भी देगा, आपको इससे कोई घबराना नहीं है। अगर आप शादी करना चाहते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, प्लीज़ पहले अपना इलाज करवाएँ। एक ज़िंदगी को अपने साथ वाबस्ता करना है आपने, तो आपको चाहिए कि पहले आप मेंटली बिल्कुल बेहतरीन हालत में आ जाएँ, फिर आप शादी करवाएँ। आपको साइकोथेरेपी करवानी होगी, मेडिसिन ज़रूरी हुई तो आपका साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगा, फिर आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भेजेगा, तो आप मेडिसिन भी शुरू कर सकते हैं। पहले से ही आप कोई भी चीज़ अज़्यूम मत कीजिए, अपनी बीमारी को पीक मत दीजिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल करेंगे। ये क्वेश्चन भी है और इसके साथ-साथ ये इनकी ऑब्ज़र्वेशन भी है, जो कि बहुत कमाल की है। बात ये कि जो मुझे मसला है कि बीमारी का खौफ़, वो मेरे इर्द-गिर्द बहुत से लोगों में है, यानी 90%। ये इनकी ऑब्ज़र्वेशन है, इनको हेल्थ कंसर्न्स हैं, इनको इलनेस, एंग्ज़ायटी है, इनको लगता है कि इनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है। और वजह इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक है, जहाँ अवेयरनेस इस तरह से दी जा रही है कि लोगों में खौफ़ज़दा है, यानी खौफ़ज़दगी है लोगों में। अच्छा, ये जो इंसान को जब इलनेस, एंग्ज़ायटी होती है ना, तो वो फिर इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब की उस अवेयरनेस में खुद जा घुसता है। यानी वो सर्च करता है, दवाइयाँ सर्च करता रहता है। साइबरकॉन्ड्रिया इसे कहते हैं कि इंसान घंटों इंटरनेट पे अपनी बीमारी के रेलेवेंट चीज़ें देखता रहता है, जो उसको कंसर्न्स होते हैं। मसलन इनको ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डाउट्स थे कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है। पीछे नवंबर का मंथ गुजरा है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ गुजरा है, तो उस दौरान में इनकी एंग्जाइटी पीक पकड़ गई थी। जब भी कोई अवेयरनेस होती है, जिस बीमारी की भी अवेयरनेस हो, उसका जब दिन होता है या मंथ होता है या ईयर होता है, तो ये लोग उस अवेयरनेस की वजह से शऊर में आने के बजाय उल्टा उस अवेयरनेस का नुकसान लेते हैं। तो ये सच कह रहे हैं। उसमें कुछ मेरी तरह हैं जो डॉक्टर के पास, यानी जो पेशेंट्स हैं इलनेस एंग्जाइटी, हेल्थ एंग्जाइटी, कार्डियोफोबिया वाले जो पेशेंट्स हैं, उसमें कुछ मेरी तरह हैं जो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। कुछ मेरी कज़न्स की तरह हैं, डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाते रहते हैं। कुछ डॉक्टर अच्छे होते हैं, वो टेस्ट नहीं करवाते, 4-5 सवाल करके कहते हैं कि सब सही है, आप सेहतमंद हैं। और कुछ ऐसे हैं जो दवाई
जो दवाई भर के दे देते हैं और कुछ ऐसे हैं वो बीमार करके ही भेज रहे होते हैं। अब ये जो इन्होंने डॉक्टर्स की कैटेगराइज़ेशन की है, डॉक्टर जो है उसने क्या करना होता है, उसने आपकी सैटिस्फैक्शन के लिए आपको टेस्ट लिख के देने होते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हेल्थ एंग्जाइटी होती है और उनको डॉक्टर टेस्ट ना लिख के दे तो उनकी एंग्जाइटी पीक पकड़ जाती है। यानी उनका दिल होता है कि उनकी ईईजी हो, उनकी ईसीजी हो, इको हो और उनके ब्लड टेस्ट हों, तो डॉक्टर उनकी इत्मीनान के लिए वो टेस्ट करवाता है और ख़ुद का भी डायग्नोसिस क्लियर करने के लिए वो टेस्ट करवाता है। तो डॉक्टर को ये टेस्ट करवाने मजबूरी होती है, क्योंकि आपको अगर टेस्ट के बिना भेजें तो आप और बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिनको टेस्ट जो है वो पैसे लगते दिख रहे होते हैं, फिर वो टेस्ट के बिना ही डॉक्टर की बात सुन के ही भले चंगे हो जाते हैं, क्योंकि इनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर जब इनको जुमले कहता है पुरउम्मीद, तो ये वाक़ई पुरउम्मीद हो जाते हैं। पहले एक वक़्त में कुछ बीमारी ऐसी होती थी जो ये होता था कि भाई यहाँ शादी के बाद भाई ये शादी के बाद के मसाइल हैं, अब ये हाल है कि वो मसले 15 साल की बच्ची को हो जाते हैं। ये इनकी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है कि पहले कहा जाता था कि ये मसाइल शादी के बाद आते हैं। ख़वातीन के कुछ पोशीदा अमराज़ की बात कर रहे हैं। तो अब तो 15 साल की बच्ची को वो मसले शुरू हो जाते हैं। अब हर किसी में हर किस्म का खौफ़ है। अवेयरनेस प्रोग्राम अब मुझे खौफ़नाक प्रोग्राम लग रहे हैं। यानी जो अवेयरनेस की जाती है, तो हेल्थ एंग्ज़ायटी वाले पेशेंट्स तो चुन-चुन के वो अलामात को सर्च करके खुद पे जनरलाइज़ करते हैं और उनको मिनटों में वो सिम्पटम उनकी बॉडी पे आना भी शुरू हो जाती है। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन यहाँ सब ही मेरे जैसे हो गए हैं और सब डॉक्टर के पास जाते हैं। नॉर्मल चीज़ें भी बहुत अजीब हो गई हैं अब और ये खौफ ख़त्म नहीं हो रहे। वेट गेन, वेट लॉस, ऐसा लगता है कि बस बीमारी है। ज़रा-ज़रा सी बात में फ़लाँ चीज़ का सिम्पटम है ये, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए जो हो रहा है ये सबके साथ। अब ये इलनेस एंग्ज़ायटी का शिकार रही हैं, हेल्थ कंसर्न्स, हेल्थ एंग्ज़ायटी का शिकार रही हैं। इनके स्टमक में थोड़ा-सा पेन था, इनको अल्सर लगता था। हाइपोकोंड्रियासिस यानी छोटी-छोटी चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के ये लेती थी। आज के टाइम में हर इंसान बीमार है और उसे लास्ट बीमारी वही है जो अवेयरनेस उस मंथ में चल रही है या किसी इर्द-गिर्द इंसान में आ गई है। 99% लोग ऐसे मिले हैं मुझे कुछ दिनों में। वो अपनी ऑब्ज़र्वेशन हमसे शेयर कर रहे हैं कि मुझे तो कुछ दिनों में ऐसे ही लोग मिले हैं। अब होता ये है कि जिसको हेल्थ एंग्ज़ायटी होती है, वो फिर हेल्थ के रिलेटेड हर चीज़ को ज़्यादा उस पे कान खड़े करता है, यानी उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता है। मैं इसकी मिसाल दूँगा। जब हम कोई भी चीज़ सोच रहे होते हैं, जिस चीज़ पे हमारा सबक होता है ज़िंदगी में, तो हमें सपने भी वही चीज़ के आते हैं, हमें ख़यालात भी वही चीज़ के आते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आप रोड पे खड़े हैं और आपको इंतज़ार है बस का, तो आपको हर आती-जाती चीज़ जो है ना बस का गुमान देगी। ट्रक भी आ रहा है तो आपको लगेगा बस आ गई है। तो आपकी क्योंकि पूरी हिसियात उस चीज़ पे लग जाती है और अगर आपको हार्ट में ज़रा-सी पेन होती है, तो आप फिर सर्च करते रहेंगे कि ये पेन क्यों होती है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना? तो दिन का बेशतर हिस्सा आपका उसी तरह के ख़्यालात में गुज़रेगा। इवन दैट 2 बजे रात को आँख खुलेगी, तो आपको धड़का लगा होगा। रीज़न्स वही होंगी कि आपके ख़्यालात ने एक सिमत अपना ली है। उस सिमत के बायस फिर आपको वैसा-वैसा चलता है। तो इसकी मिसाल ये है कि जो चीज़ मसलन एक शख़्स है, उसे शादी का शौक है, यानी उसकी शादी की उम्र हो गई है और वो शादी करना चाहता है, तो उसकी पूरी तवज्जो उस पे लगी होगी, कोई अच्छा रिश्ता, कोई अच्छी लड़की। इसी तरह लड़की है, उसे शादी करवानी है, तो वो लड़कों की तरफ स्कैनिंग करेंगी उसकी आँखें, कोई अच्छा लड़का, कोई अच्छा रिश्ता। इसी तरह वालिदैन हैं, उनके बच्चे जवान हैं, तो वो माशरे में पूछेंगे आपसे, आपकी कास्ट क्या है? आप क्या करते हैं? क्या आप मैरिड हैं? फ़ौरी तौर पे, क्योंकि उनके कंसर्न्स हैं, उनके अपने बच्चे-बच्चियाँ हैं, तो वो सोसाइटी में फिर 24 घंटे उनकी सोचें, उनके ख्वाब, अपने बच्चे-बच्चियों की शादी की तरफ रहेंगे। आपको अगर बीमारी का खौफ है, तो आपकी पूरी सोचें जो हैं वो बीमारी की सर्चिंग में ही लगेंगी। अब हम कुछ ऑडियो क्वेश्चंस भी शामिल वालेकुम करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे हो? ठीक-ठाक, तबीयत सही, मज़े में? डॉक्टर साहब, मैं बहुत मुश्किल में, ये बोलने की बीमारी है मेरा, समझने का भी कोई भी नहीं है ना। क्या बोलता है वो, बस डॉक्टर साहब खुदा करे आप करे, थोड़ा मेहरबानी करो हम पे। नाज़रीन, इन्होंने बोलने की बीमारी कहा है, तो अब अगर ये अपनी सूरत हाल को मज़ीद एलैबोरेट करते तो हम इनको ज़रूर हेल्प कर पाते। इनको बोलने की बीमारी किसी मेडिसिन से है, इनकी एज कितनी है, अपने बारे में कुछ अगर चीज़ें ये ज़्यादा बताते तो हम इनको बेहतर गाइड कर सकते। इनको चाहिए कि फ़ौरी ये किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। बेहतर ये है कि ये पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो इनकी असेसमेंट करेगा। इनका जो बोलना है, अगर तो 60 साल के हैं ये, 60 साल के बाद का बोलना जो है वो अल्ज़ाइमर हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है। तो इनकी ऐज हमें नहीं पता, इनकी ऐज का पता होना ज़रूरी है और इनके हालात कैसे हैं। समटाइम कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़ होते हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से याददाश्त पर थोड़ा बहुत असर पड़ जाता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, इनका मुआयना होगा, चेकअप होगा तो फिर हम किस नतीजे पे पहुँचेंगे।
फिर ही हम फैसला कर सकेंगे कि इनका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा जब हम प्रॉपर डायग्नोज करेंगे। सर आप ये मुझे बताओ कि ये जो ज़हनी असरात होते हैं, ये मेरे से भी होते हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा सर आपसे सवाल ये था कि आप मुझे काइंडली रिप्लाई भी कर देते यहीं पे व्हाट्सएप में भी, तो मेरे लिए आसानी हो जाती। बेशक आप बाद में यूट्यूब पे भी ऐड कर लें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर क्या डिप्रेशन जब इंसान को ख़त्म होना शुरू हो जाता है, यानी एक तवील अर्सा जब वो उससे सफ़र करता है और जब वो ठीक होना शुरू हो जाता है, तो क्या उसकी मेमोरी जो इफ़ेक्ट होती है, मेमोरी पे जो असर पड़ता है, क्या वो भी ठीक होना शुरू हो जाती है या परमानेंटली डैमेज हो जाती है? या उसकी मेमोरी बेहतर होना शुरू हो जाती है, उसे चीज़ें याद रहना शुरू हो जाती हैं, यानी कि मुझे अब चीज़ें याद नहीं रहती। तो क्या ये वक्त के साथ ठीक होती जाएगी जैसे जैसे डिप्रेशन कम या ख़त्म होता जाएगा? शुक्रिया। काइंडली रिप्लाई कर दीजिएगा यहीं व्हाट्सएप पे। शुक्रिया। नाज़रीन, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के बायस इंसान की याददाश्त थोड़ी बहुत मुतासर होती है। एक डैमेज आता है तो इंसान की फ़ोकस करने की सलाहियत भी कम हो जाती है। इनका सवाल है कि क्या मेरा डिप्रेशन जब सही हो जाए या सही हो जाएगा, तो क्या मेरी याददाश्त भी बेहतर हो जाएगी? बिल्कुल, इनकी याददाश्त, इनकी फ़ोकस करने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी जब इनकी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का इलाज हो जाएगा। लेकिन जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को कोई मर्ज़ हो जाता है, तो वो अगर तंदुरुस्त भी हो जाए तो वो पहले जैसा नहीं रहता। उसमें कोई ना कोई डिक्लाइन, कोई ना कोई चीज़ें कमी रह जाती है। लेकिन इस कदर ज़्यादा नहीं कि इंसान मायूस हो जाए। बिल्कुल, ये जब अपने डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का ट्रीटमेंट करवाएँगे, डिपेंड करता है कि इनकी एंग्ज़ायटी और इनके डिप्रेशन ने इनकी मेमोरी को किस कदर इफ़ेक्ट किया है, कितने साल इन्होंने डिप्रेस गुज़ारे हैं। तो फिर जब इलाज होगा, इलाज भी उतना ही पेचीदा होगा जितनी मर्ज़ पेचीदा होगी। तो फिर उसके हिसाब से ये चीज़ें बेहतर होंगी, तो उतना ही असर फ़ोकस बेहतर होने में, मेमोरी बेहतर होने में होगा, जितना कि बीमारी ने डैमेज किया है। तो बिल्कुल भले-चंगे हो जाना जो है, वो भी हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं है कि इनके डिप्रेशन ने इनकी मेमोरी को कितनी देर से इफ़ेक्ट किया है और डिप्रेशन कितने सालों का है। लेकिन ये चीज़ हम दावे से कहेंगे कि जब ये अपने डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का इलाज करवा लेंगे, तो इनका फ़ोकस और इनकी ज़िंदगी बिल्कुल मामूल पे आ जाएगी इंशाअल्लाह। सर आप ये मुझे बताओ कि ये जो ज़हनी असरात होते हैं, ये मेरे से भी होते हैं क्या? तो इसकी वजह से भी होते हैं क्या? इनका क्वेश्चन है कि जो मैदे के मसाइल हैं, क्या ये ज़हनी बीमारी की वजह से, ज़हनी मसाइल की वजह से होते हैं? इन्होंने पूछा है कि क्या मैदे के मसाइल की वजह से इंसान के ज़हनी मसाइल होते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि ज़हनी मसाइल की वजह से, परेशानियों की वजह से, ज़हनी उलझनों की वजह से इंसान के मैदे के मसाइल बनते हैं। तो ये दोनों का इंटरलिंक है, यानी जो इंसान डिप्रेस, एंशियस फ़ील करते हैं, जिनको कोई ट्रॉमाटिक इंसिडेंट का सामना रहा होता है, उनके मैदे के इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। इसी को इलनेस एंग्ज़ायटी कहते हैं। ये फिर आगे जाके फिर ओसीडी और साइकोटिक इलनेस का रूप धार लेती है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक चीज़ आपसे कंफर्म करनी थी। मेरा एक दोस्त है, वो एक दिन आया ऐसे मेरे पास रात को, तो उसने बातों-बातों में हाल-अहवाल हुआ तो उसने मुझे बताया, इस तरह मुझे रात को अचानक चेस्ट पेन हुई, वो लेफ्ट आर्म में गई, बाजू में गई। फिर मैं हॉस्पिटल गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आपको हार्ट अटैक आया है, लेकिन जब दोबारा जाके उसने ईसीजी इको करवाई, तो वो ठीक आया, मतलब डॉक्टरों ने सही चेक नहीं किया था, कुछ भी नहीं था, उसको गैस्ट्रिक इश्यू था, गैस की वजह से उसको दर्द शुरू हुई। तो ये बात होगी सर खत्म हो गई। अगले दिन सर उसी जगहों पे मुझे दर्द शुरू हो गई, बाजू में भी दर्द शुरू हो गया। हालांकि मैंने उसकी बात ना इतना गौर से सुनी, मतलब वो किसी और से बात कर रहा था, तो वो बात मेरे कानों में आई, ना मैंने उसको गौर से सुना। तो इस तरह सर ये जनरलाइज हो सकती है खुद ब खुद। और कल एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, वहाँ पे आपस में एक दो बंदे बातें कर रहे थे। कोयटा में वेदर ठंडा होता है ना बहुत, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, बस जिनको हार्ट पेशेंट के लिए बड़ा मसला होता है, ऑक्सीजन कम होती है, सांस लेने में मसला होता है, तो सर आज सुबह से सांस लेने में मसला हो रहा है। हालांकि ना मैंने उनके साथ कोई बात नहीं की, तो ये इतनी जल्दी सर इसको जनरलाइज हो सकती है ये बात? वालेकुम अस्सलाम। जी, ये बिल्कुल जनरलाइज़ हो जाती है, ख़ासकर जिनको इलनेस एंग्ज़ायटी, हेल्थ एंग्ज़ायटी, कार्डियोफ़ोबिया और साइबरकॉन्ड्रिया रहा हो, उनको तो सेकंड्स में कोई बात, कोई कान उनकी कोई बात सुन लें, आँखें उनकी कोई भी चीज़ देख लें, तो वो चीज़ उनके ऊपर आना शुरू हो जाती है। जो अगर उसने किसी से सुन लिया, ये चीज़ ऐसे है, वैसे है, तो उन्होंने उस हाइपोथेसिस को जनरलाइज़ कर देना होता है अपनी बॉडी पे। विदिन सेकंड्स ये चीज़ होती है, जादू की तरह, और ऐसा फ़ील आता है जैसे मेरा साँस रुक जाएगा, मैं मर जाऊँगा। बिलीव मी, आप नहीं मरेंगे इस चीज़ से, आपको इसका मुकाबला करना है। ये एक एहसास है, ये आपकी परसेप्शन है, ये आपकी इलनेस है जो आपको ऐसा महसूस करवा रही है कि जैसे जान निकल जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। आपको बाकायदा हार्ट अटैक के साइन्स आना शुरू हो जाएँगे, यहाँ से दर्द इधर को आ रही है, इधर से उधर जा रही है। लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं देना। आप बार-बार ईसीजी, इको करवाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक दफ़ा आपने करवा लिया, टेस्ट क्लियर आए, अब आपको हरगिज़ नहीं सर्चिंग करनी। ना ही आपने इंटरनेट पे सर्च करते रहना है, ना ही आपने लेबॉरेटरीज़ के चक्कर लगाते रहना है। मेरे पास अक्सर क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनके खुद के मेडिकल स्टोर्स हैं या कोई लैब है।
अपनी लैब है, मुफ्त के टेस्ट हैं और ख़ुद का रोज़ बीपी चेक करना और सारे टेस्ट करने, तो उनको फिर साइबरकॉन्ड्रिया और हेल्थ एंग्जायटी हो जाती है। फिर वो अपने टेस्ट करवाते रहते हैं। अक्सर डॉक्टर्स अपनी ईसीजी करते रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको हेल्थ एंग्जायटी का शिकार कर देंगी। मुझे जो बताते हैं ना, वो मैं इंशाल्लाह करती हूँ। आप इलाज के लिए बताते हैं, तो मैं वही समझती हूँ, लेकिन ना फिर वो लेकिन निकल गया, लेकिन आपने कहा बीमारी है। लेकिन जो मेरे अंदर चीज़ होती है ना, फिर मैं वो फ़ौरन आपको बता देती हूँ। आपको पता है कि आप सुनने वाले हैं या मेरा अल्लाह सुनने वाला है, और किसी को मैं बताऊँ ना, तो वो मज़ाक करते हैं, तुम तो ऐसी नफ़सियाती रहोगी। आपको पता है कि जब हमें कोई नफ़सियाती कहता है ना, पागल कहता है कि तुम तो पागल हो, नफ़सियाती हो, तो हमें अंदर से दर्द होता है कि हमें नफ़सियाती कहते हैं। ऐसे फिर बुरा महसूस होता है हमें भी। जी, नाज़रीन, इनको भी हेल्थ एंग्जायटी है और इनको इनके हस्बैंड, इनके इन-लॉज़ जो हैं वो नफ़सियाती कहते हैं, तुम्हारा वहम है, तुम ऐसे हो, वैसे हो। यकीनन ये एक वहम की बीमारी है, इनको हेल्थ एंग्जायटी है, ये सर्चिंग करती हैं, ये बार-बार किसी चीज़ को इन्होंने ट्रैकर लगा दिया होता है अपने अंदर, जो ट्रैकर चेक करता रहता है कि अब मुझे क्या हो रहा है, अब मेरी टाँगों में जान है, नहीं है। और ये खेती-बाड़ी करती हैं, इनके जानवर हैं, ये बाकायदा उन जानवरों की देखभाल करती हैं, यानी इनकी डेली लाइफ़ इंतहाई बिज़ी है, लेकिन फिर भी इनको एहसास होता है कि पीछे से कोई आएगा और इनका गला दबा देगा। इस तरह की दीगर सिम्पटम्स इनको हर वक़्त हावी रहती हैं। लेकिन ये थेरेपी ले रही हैं और माशाल्लाह ये पहले से बहुत बेहतर हैं अब, और इनके बहुत सारे इश्यूज़ वैसे ही ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ़ रियलाइज़ेशन मेथड की वजह से। यानी इनको ये चीज़ रियलाइज़ करवा दी है मैंने कि ये बीमारी है और इस पे ध्यान नहीं देना। तो इनके अब वो दिल घबराना और साँस रुकना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब इनको इश्यू सिर्फ़ ये है कि मैं ठीक हो जाऊँगी या नहीं? तो इनको रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है, तो बार-बार मैं उनको बताता रहूँ, मैं उनको कहता रहूँ, तो ये सही रहती हैं। तो इसके लिए मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म फ़राहम किया है। आपके ज़हन में भी अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें वॉइस मैसेज इस नंबर पे कर दें, व्हाट्सएप कर दें, लिख के भेज दें, कमेंट्स की शक्ल में कर लें। हम उसे इंशाअल्लाह अपनी आने वाली वीडियोज़ में शामिल करेंगे और उस पे डिटेल में जवाब देंगे, ताकि किसी और की भी मदद हो सके। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा।